Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के नंबर्स के लिए नहीं है, ये हमारे देश को, अपने इंडिया को समझने के लिए है। एकदम ऐसे सोचो, अगर इंडिया की डेमोक्रेसी एक पेशेंट है तो आज हम उसके डॉक्टर बनेंगे। हाँ, हम उसका एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप करेंगे। हम चेक करेंगे कि भाई हमारी डेमोक्रेसी फिट है या बीमार, उसको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस यानी दवाइयां जरूरी हैं। ये जर्नी आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का हेल्थ चेकअप प्लान। देखिए, इन 6 स्टेप्स में हम पूरी स्टोरी को समझेंगे। स्टेप 1 में हम ग्लोबल हेल्थ चेक करेंगे, यानी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का क्या हाल चल रहा है। फिर स्टेप 2 में हम इंडिया के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करेंगे। स्टेप 3 और 4 में हम 2 सबसे बड़ी बीमारियों को डिटेल में देखेंगे, डिवीजन और करप्शन। स्टेप 5 में हम प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 6 में हम समझेंगे कि इस डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने में आपका और मेरा यानी सिटीजन्स रोल क्या है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, डेमोक्रेसीज ग्लोबल हेल्थ चेक। इससे पहले कि हम इंडिया की बात करें, पहले ये तो समझें कि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आखिर है क्या, इसका रियल मीनिंग क्या है। क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा एक फैंसी सा वर्ड है या इससे कुछ ज्यादा है। लेट्स डाइव इन। अपनी टेक्स्ट बुक की बिल्कुल पहली लाइन देखिए। इट सेज डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस। बहुत ही पावरफुल लाइन है ये। इसका मतलब क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है। डेमोक्रेसी कोई वनडे क्रिकेट मैच नहीं है कि एक बार जीत गए और ट्रॉफी घर ले आए। नो, इसको एक छोटे से प्लांट की तरह, एक पौधे की तरह समझो, जैसा आप स्लाइड पर देख रहे हैं। क्या एक पौधा एक दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं ना, उसे रोज पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, उसकी केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही डेमोक्रेसी को जिंदा और स्ट्रांग रखने के लिए हम सब सिटीजन्स को रोज कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ता है। इट्स अ प्रोसेस, नॉट अ डेस्टिनेशन। अब इसकी आगे की लाइन देखिए, अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। यहां 2 वर्ड्स की हैं, इनको अच्छे से समझो, अलर्ट एंड कॉन्शियस। अलर्ट का मतलब है सतर्क, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा जागता रहता है ना, चौकन्ना रहता है, हमें भी वैसे ही जागते रहना है। और कॉन्शियस का मतलब है जागरूक, यानी सोच समझकर, डेलिबरेटली ऐसे काम करना जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। मतलब साफ है, एज सिटीजन्स हम आराम से सो नहीं सकते। वी हैव टू बी वॉचफुल, वी हैव टू बी एक्टिव। ये हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी एक लिविंग प्रोसेस है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। अब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इंडिया के स्पेसिफिक चैलेंजेस पर आने से पहले चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। लेट्स लुक एट द ग्लोबल लेवल। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के सामने क्या कॉमन चैलेंजेस हैं। देखिए, पहला ग्लोबल चैलेंज, आजकल हर देश फ्रॉम अमेरिका टू इवन नॉर्थ कोरिया सब कहते हैं वी आर अ डेमोक्रेसी, सब क्लेम करते हैं। लेकिन जब रियलिटी चेक करें तो बहुत कम देशों में लोगों के राइट्स यानी अधिकार और फ्रीडम यानी आज़ादी सच में सेफ हैं। सिर्फ नाम रखने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। सेकंड, मिलिट्री टेक ओवर का डर। हमारे पड़ोसी देशों में ही इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं। वहां यह रियल थ्रेट है कि चुनी हुई गवर्नमेंट को आर्मी कभी भी हटा सकती है। तो ग्लोबल लेवल पर गोल क्या है? सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि असली डेमोक्रेसी को फैलाना। ऐसी डेमोक्रेसी जहां आम इंसान की आवाज की वैल्यू हो। तो ये असली डेमोक्रेसी आएगी कैसे? जैसे स्लाइड में दिखाया है, उसके लिए डेमोक्रेसी की जड़ें, इट्स रूट्स बहुत डीप होने चाहिए। और ये रूट्स क्या हैं? ये हैं वो वैल्यूज जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखी हैं। फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जस्टिस यानी न्याय और पीस यानी शांति। जब तक ये वैल्यूज सोसाइटी में नहीं फैलेंगी ना, तब तक सच्ची डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। याद रखो बच्चों, सिर्फ वोट डालना डेमोक्रेसी नहीं है। इन वैल्यूज को अपनी रोज की लाइफ में फॉलो करना, वो असली डेमोक्रेसी। तो ग्लोबल हेल्थ चेकअप हो गया। अब वापस आते हैं अपने देश पर। लेट्स फोकस ऑन इंडिया। सेक्शन 2, इंडियाज चैलेंजेस। चलो, अब हम अपने देश के लोकतंत्र का एक एक्सरे करेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहां टेक्स्ट बुक एक बहुत ही डीप पॉइंट उठाती है। लाइन को देखो, In nations like India, democracy appears in the form of voting, elections. However, this is only a political form of democracy. इसका मतलब समझो, इंडिया में डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल फॉर्म यानी इसका आउटर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब अच्छे से काम कर रहा है। बट टेक्स्ट बुक कहती है ये सिर्फ पॉलिटिकल फॉर्म है।
असली चैलेंज है इसको अ वे ऑफ लाइफ बनाना, यानी डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे दोस्तों के बीच होनी चाहिए। जब हम दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको इक्वल मानते हैं, तब जाकर डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा बनती है। और यही इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 बड़े स्टेप्स लिए हैं। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सिंपल मतलब है पावर को दिल्ली से निकालकर गांव के प्रधान तक पहुंचाना, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करना। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी, खासकर वुमेन और वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकें। पर यहां टेक्स्ट बुक हमसे एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछती है। देखिए, बट वी शुड थिंक वेदर सच मेजर्स रियली गेव पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजंस। क्या कागज पर पावर देने से सच में आम आदमी पावरफुल हो गया? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं हमारी डेमोक्रेसी की पहली बड़ी बीमारी पर। सेक्शन 3, थ्रेट 1, डिवीजन एंड वायलेंस। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारी सोसाइटी की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करती हैं और वायलेंस यानी हिंसा फैलाती हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे डेंजरस थ्रेट है कम्युनलिज्म। व्हाट इज कम्युनलिज्म? टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देखो, जब रिलीजियस आइडेंटिटी को यूज करके सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी फैलाई जाती है। सिंपल हिंदी में, जब धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाया जाता है, उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? सोशल स्टेबिलिटी, समाज की शांति खत्म हो जाती है। और जब सोसाइटी डिवाइडेड होती है तो देश की यूनिटी, उसकी एकता ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाती है। ये डेमोक्रेसी के लिए जहर की तरह है। और ऐसी ही नफरत से जन्म लेता है एक और खतरा, टेररिज्म यानी आतंकवाद। टेररिज्म डेमोक्रेसी पर कैसे अटैक करता है? गोली या बॉम्ब से नहीं, बल्कि फियर से, डर से। जब सोसाइटी में डर का माहौल होता है तो लोग पार्टिसिपेट करने से डरते हैं, वो वोट डालने नहीं जाते, वो अपनी बात कहने से कतराते हैं। इस तरह टेररिज्म लोगों के पार्टिसिपेशन को ही खत्म कर देता है, जो कि डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। नेक्स्ट चैलेंज है लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, जिसे इंडिया में हम नक्सलिज्म के नाम से जानते हैं। इसकी स्टोरी को समझो। टेक्स्ट बुक कहती है, नक्सलिज्म began as a movement to remove injustice against landless farmers and tribal people। यानी इसकी शुरुआत एक नोबल कॉज से हुई थी, जमीनहीन किसानों और आदिवासियों को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन टेक्स्ट बुक आगे कहती है, बट टुडे नक्सलिज्म हैज बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल। आज ये अपने रास्ते से भटककर एक वायलेंट यानी हिंसक मूवमेंट बन चुका है। इस स्लाइड पर देखिए, लेफ्ट साइड पर आप इस मूवमेंट का ओरिजिनल फेस देख सकते हैं, किसानों और ट्राइबल्स के राइट्स की लड़ाई, एक पीसफुल स्ट्रगल। लेकिन राइट साइड पर देखिए इसका आज का चेहरा। अब किसानों की प्रॉब्लम्स बैकग्राउंड में चली गई हैं और इसकी जगह ले ली है वायलेंस ने। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, पुलिस फोर्सेस पर अटैक करना, ये तरीके किसी भी डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर और डेमोक्रेसी की दूसरी बड़ी बीमारी, थ्रेट टू करप्शन एंड क्राइम। बच्चों, ये वो प्रॉब्लम है जो सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करती है, बिल्कुल एक दीमक की तरह। टर्माइट्स, जो लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिजीज। इसमें सबसे पहले है करप्शन। डेफिनेशन सिंपल है, द डिसऑनेस्ट यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर फॉर पर्सनल गेन। हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार। जब कोई सरकारी ऑफिसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत लेता है, उसे करप्शन कहते हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक साफ साफ कहती है कि इंडिया के पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी डिपार्टमेंट्स में यह प्रॉब्लम काफी सीरियस लेवल पर है। तो इसका करप्शन का इफेक्ट क्या होता है? 3 बड़े नुकसान हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे जंग लगी हुई मशीन धीरे चलती है ना, वैसे ही करप्ट सिस्टम स्लो हो जाता है। सेकेंड, लोगों में डिसट्रस्ट एंड डिससैटिस्फैक्शन बढ़ती है, यानी सिस्टम के प्रति गुस्सा और नफरत। और इसका फाइनल रिजल्ट, लोगों का कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही कम हो जाता है, उनका लोकतंत्र से ही विश्वास उठने लगता है। एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस। करप्शन से ही जुड़ा हुआ है इसका एक और भयानक रूप, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। मतलब सिंपल है, व्हेन पीपल विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंटर पॉलिटिक्स। जब सीरियस क्राइम के केसेस वाले लोग इलेक्शंस लड़ते हैं और जीतकर पार्लियामेंट या असेंबली में पहुंच जाते हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज पैसा और पावर के लिए ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं। इसके डेंजर्स क्या हैं? पॉइंट बाय पॉइंट समझो। फर्स्ट, पॉलिटिक्स में मनी एंड मसल पावर बढ़ जाती है। सेकंड, इलेक्शंस में वायलेंस का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पॉलिटिक्स में ऑनेस्ट और आम लोगों के लिए जगह कम हो जाती है। आप जैसे मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में आने से डरते हैं। और इससे एक और प्रॉब्लम आती है जिसे टेक्स्ट बुक फैमिली मोनोपोली कहती है। पॉलिटिक्स कुछ परिवारों की जागीर बनकर रह जाती है, विच इज एंटी डेमोक्रेटिक। ओके बच्चों,
तो अब तक हमने डायग्नोसिस कर लिया है, सारी बीमारियों को अच्छे से समझ लिया है। अब टाइम है प्रिस्क्रिप्शन लिखने का। सेक्शन 5 सॉल्यूशंस। हम अपनी डेमोक्रेसी को इन बीमारियों से बचाने के लिए क्या-क्या इलाज कर सकते हैं? सबसे पहला सोल्यूशन है मेजॉरिटी रूल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। डेमोक्रेसी का मतलब है मेजॉरिटी की बात सुनी जाएगी, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मेजॉरिटी रूल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माइनॉरिटीज, जिनकी संख्या कम है, उनको दबा दिया जाए। स्लाइड पर देखो, मेजॉरिटी रूल का मतलब गवर्नमेंट ऑफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट फॉर एवरीवन होता है। यानी सरकार को सबके बारे में सोचना है, उनके बारे में भी जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया। माइनॉरिटीज को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना ही असली डेमोक्रेसी है। बच्चों, ये एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखना। दूसरा बड़ा सोल्यूशन पॉलिटिक्स को क्लीन करने से आता है, और इस सफाई अभियान का हीरो कौन है? हमारी जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। जुडिशरी ने बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स किए हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना, क्रिमिनल्स को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना और उन्हें पॉलिटिक्स से प्रोहिबिट करना यानी रोकना। ये जुडिशरी का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल है। लेकिन याद रखो, सिर्फ गवर्नमेंट या कोर्ट ही सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी को आगे ले जाने के लिए एवरीवन शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी सोशल और इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको कोशिश करनी होगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम्स चला रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान या स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये कलेक्टिव एफर्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाने के लिए, यानी सबको शामिल करने के लिए, एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में 50% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं भी आगे आकर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। इससे हमारी डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग होगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया, ये सब हमने देख लिया। बट नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 6, अ सिटीजन्स रोल। हमारा और आपका क्या रोल है? क्योंकि अंत में डेमोक्रेसी की हेल्थ हम सब सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद है हमने वे ऑफ लाइफ की बात की थी? वो यहां से शुरू होता है। एक जिम्मेदार सिटीजन बनने के लिए हमें इन 4 पिलर्स को अपनी लाइफ में उतारना होगा। पहला, इक्वालिटी, सबको बराबर समझना, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, लिबर्टी, अपनी आज़ादी एंजॉय करना और दूसरों की आज़ादी की रिस्पेक्ट करना। तीसरा, सोशल जस्टिस, ये मेक श्योर करना कि सोसाइटी में किसी के साथ अन्याय ना हो। और चौथा, सेक्युलरिज्म, सभी धर्मों का आदर करना। जब हम इन वैल्यूज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमारी डेमोक्रेसी सच में स्ट्रांग बनेगी। इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इस एक पावरफुल लाइन में है, एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द नेशन। यानी इस देश की डेमोक्रेसी का फ्यूचर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। वी आर द गार्डियंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। चलिए एग्जाम्स के लिए एक 2 मिनट का क्विक रिकैप करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डेमोक्रेसी को एक लिविंग प्रोसेस समझा। फिर हमने 2 बड़ी बीमारियों को डायग्नोस किया। पहली, डिविजन एंड वायलेंस, जिसमें कम्युनलिज्म और नक्सलिज्म आते हैं। दूसरी, करप्शन एंड क्राइम, जिसमें करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आते हैं। फिर हमने इसके सॉल्यूशंस यानी प्रिस्क्रिप्शंस देखी, मेजॉरिटी रूल का सही मतलब, जुडिशरी का रोल और हम सब सिटीजन्स का रोल, जो इन 4 पिलर्स पर टिका है, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म। आई होप ये चैप्टर अब आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है। रिमेंबर, you are the future of this nation. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.